मैसूर राज्य। भारत के इतिहास में जब भी हम मैसूर राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो हमें दो नाम स्पष्टता दिखाई देते हैं, एक हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान, जिसमें टीपू सुल्तान की अपनी विशेष जगह है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैसूर राज्य होगा। मैसूर राज्य में का उदय कैसे हुआ और हैदर अली और टीपू सुल्तान की क्या भूमिका रही इस राज्य को विस्तृत करने में, इस राज्य को शक्तिशाली बनाने में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके ये मैसूर राज्य इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि अंग्रेज़ों को इससे दिक्कत होने लगेगी। फिर वही होगा जो अंग्रेज़ों ने बाकी राज्यों के साथ किया, इस पर आक्रमण और उसके बाद इस पर कब्ज़ा। तो अंग्रेज़ों की मैसूर पर कब्ज़ा करने की जो पूरी कहानी है वो आज हमारा टॉपिक होने वाला है। हालांकि जहाँ तक मुझको याद आता है कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पंजाब राज्य पढ़ेंगे, लेकिन पंजाब राज्य थोड़ा विस्तृत है और पंजाब राज्य की जो कहानी है वो काफ़ी बाद की है, मैसूर से तो बाद की है। तो हम जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे मैसूर, और मैसूर अगर हमारा आज जल्दी निपट जाता है तो आज ही हम लोग इसी वीडियो के अंदर प्रयास करेंगे कि मराठा राज्य को शुरू कर दें, और मराठों को ख़त्म करने के बाद संभवतः अगली वीडियो में मराठे ख़त्म हो जाएंगे तो उससे अगली वीडियो में हम पंजाब राज्य को पढ़ेंगे। और इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके संपूर्ण भारत पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया है, और उसके बाद देखेंगे हम अंग्रेज़ों की पूरी कहानी। खैर, आज जो हम बात कर रहे हैं मैसूर की, जो कि कर्नाटक में पड़ता था। अब मैसूर बना कैसे, मैसूर राज्य अस्तित्व में कैसे आया, इसकी अपनी एक कहानी है। और इसकी कहानी जहाँ से शुरू होती है वो टॉपिक आता है मिडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो उस टॉपिक को छेड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसको शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, एक मध्यकालीन इतिहास में एक साम्राज्य था जो कि था विजयनगर साम्राज्य, जिसका एक सबसे महत्वपूर्ण और महान शासक के बारे में आपने हमेशा सुना होगा, कृष्णदेवराय। बाबर अपनी आत्मकथा में इसी कृष्णदेवराय को अपने समय का भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बता रहा है। बाहर से आक्रमण करके आए बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कृष्णदेवराय कितना शक्तिशाली शासक था। लेकिन कृष्णदेवराय सिर्फ एक राजा था, इसके अलावा भी कई राजा विजयनगर साम्राज्य में बड़े शक्तिशाली और महान हुए हैं। इसी कृष्णदेवराय के दरबार में आप लोगों ने अगर नाम सुना हो तो तेनाली रमन, यानी कि तेनालीराम का इसका एक विद्वान था। ठीक है, इसके ऊपर कई शोज़ बने हैं और कई एनिमेटेड सीरीज़ भी बनी है, आप लोगों ने देखा होगा अगर बचपन में। तो कृष्णदेवराय जो इसी साम्राज्य का एक महान शासक था। तो विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व था मध्यकालीन भारत के इतिहास में। देखो, जितना शक्तिशाली जब कोई होता है तो उसके टॉप के बाद उसका हमेशा जो है पतन जरूर देखने को मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ वो हुआ एक युद्ध से, जिस युद्ध को इतिहास में जाना जाता है तालीकोटा के युद्ध से। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, भले मिडिवल का है, लेकिन एक मिडिवल का एक पॉइंट आपको यहाँ से मिल गया है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, 1565 में, राइट। इसमें क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। पतन किस तरीके से हुआ कि विजयनगर साम्राज्य कई हिस्सों में टूट गया, जिनमें से एक हिस्सा बना आपका मैसूर। और इसी मैसूर में 1612 में मैसूर, यहाँ पर 1612 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है वेंकट सेकंड। वेंकट सेकंड, इसने एक वंश की स्थापना की, वोडियार वंश। इसका वंश था वोडियार। तो 1612 में वेंकट सेकंड वोडियार वंश की स्थापना करता है। इसी वंश में डायरेक्ट हम जाते हैं 1704 में। 1704 में इसका एक शासक है जिसका नाम है चिक्का देवराज। ठीक है, और देवराज क्या करता है, 1704 में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। उस समय मुगल शासक था औरंगजेब। औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली, समझ में आ रहा है। ये था चिक्का देवराज जो कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। यहाँ से फिर अगला जो शासक दिखता है हमको, उसका नाम है चिक्का कृष्णराज। ठीक है, चिक्का कृष्णराज। अब देखो, इसके टाइम पीरियड में क्या होता है कि ये था अयोग्य शासक। अब जब राजा अयोग्य होता है तो उसका फायदा उठाते हैं उसके अधिकारी। इसका एक सेनापति था और एक था राजस्व वित्त अधिकारी।
आप इसको दीवान भी बोल सकते हो अंदाज़ा लगाने के लिए। सेनापति का नाम था देवराज, ठीक है, और वित्त अधिकारी का नाम था नंजराज। अच्छा नाम है, नंजराज। इन दोनों का क्या है, पूरा इन्फ्लुएंस दिखता है इस समय वोडियार वंश में। यानी कि चिक्का कृष्णराज के समय में राज्य की सारी शक्ति, मैसूर राज्य की सारी शक्ति सेनापति देवराज और राजस्व वित्त अधिकारी नंजराज के पास थी, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो गया कि नंजराज ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। राजा बन के नहीं, राजा के रहते हुए सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली नंजराज ने। ऐसे ही इसके पास भी थी, लेकिन नंजराज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल बन गया और मैसूर पर इसका अधिकार हो गया। यहाँ तक तो कहानी आती है मैसूर राज्य के उद्भव की। मैसूर राज्य कैसे बना और कहाँ से बना, किसने बनाया, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैसूर राज्य पे जो महत्वपूर्ण शासक हुआ उसका नाम था हैदर अली। हैदर अली को देख लीजिए आप लोग एक बार। देखो, हैदर अली का जो जन्म हुआ तो 1722 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार में। और पिता का नाम था फतेह मोहम्मद। 1722 में जन्म, ठीक, और कहाँ हुआ था? कोलार में। पिता का नाम है फतेह मोहम्मद, ठीक है। शुरुआती जीवन की बात करें तो हैदर अली ने सबसे पहले तो नंजराज की सेना में एक साधारण सैनिक के रूप में नौकरी शुरू की। साधारण सैनिक। इतिहास में भी और आज के इस दौर में भी अपनी छाप छोड़ने वाले समाज में वही लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत छोटे से शुरू किया। एक साधारण सैनिक से शुरू किया हैदर अली ने, और इसकी प्रतिभा को देखते हुए, इसकी दक्षता को देखते हुए, इसके युद्ध कौशल को देखते हुए नंजराज ने इसे फौजदार बना दिया। और कहाँ का फौजदार बनाया? फौजदार बनाया डिंडीगुल का। डिंडीगुल कहाँ पड़ता है? डिंडीगुल, ये डिंडीगुल पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में पड़ता है डिंडीगुल, और डिंडीगुल का फौजदार बना दिया, ठीक है। कब बनाया? 1755 में, 1755। ध्यान रखिएगा इसे। फौजदार बन गया, अधिकारी बन गया, सेना का प्रमुख बन गया। तो अब क्या करेगा? फौजदार रहते हुए ही इसने डिंडीगुल में क्या किया? एक शस्त्रागार की स्थापना की। ये खुद से एफर्ट लगा रहा है। शस्त्रागार, ठीक है, जहाँ पर सभी प्रकार के शस्त्र अस्त्र रखे जाते थे, जहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि ट्रेनिंग की जाती थी। और इसने ट्रेनिंग के लिए क्या किया? अपने सैनिकों को ट्रेन करना शुरू किया। और किससे ट्रेन करवाया? इसने ट्रेन करवाया फ्रांसीसियों से। फ्रांसीसी जो ऑफिसर्स थे, फ्रांसीसी जो अधिकारी थे, यानी कि देखो यूरोपियों से ये ट्रेनिंग करवा रहा है, इसके सैनिक कितने ज़्यादा मजबूत होंगे, ठीक है। तो हैदर अली के एफर्ट यहीं से दिखने शुरू हो चुके थे, जब एक साधारण सैनिक से डिंडीगुल का फौजदार बन गया। और फौजदार बनते ही उसने अपनी जो पद था, अपनी जो योग्यता थी, अपनी जो पावर थी, उसके बेस पे उसने काम करना भी शुरू कर दिया। क्या किया? एक शस्त्रागार उसने स्थापित किया डिंडीगुल में, और फिर अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी फ्रांसीसी ऑफिसर्स से, ठीक। अब हैदर अली जब यहाँ पे पावरफुल हो रहा है, ठीक है, एक फौजदार के रूप में राज्य में अपनी एक जगह बना रहा है, इसी समय क्या हो रहा है कि लगभग 1755 के बाद से ही हुआ क्या कि मराठों का यहाँ पर आक्रमण शुरू होता है। मराठों का आक्रमण, और एक नहीं, एक के बाद कई आक्रमण किए मराठों ने, ठीक है। मराठों के आक्रमण 1755 के बाद से शुरू हो गए, और बाद से जब आक्रमण शुरू हुए तो इन आक्रमणों ने नंजराज की स्थिति को और देवराज की स्थिति को, या कह सकते हैं कि मैसूर राज्य की स्थिति को बहुत खराब कर दिया। जब मैसूर राज्य की स्थिति खराब हो गई तो इन्हीं खराब परिस्थितियों का लाभ उठाकर हैदर अली ने धीरे धीरे करके मैसूर पर कब्जा कर लिया, ठीक है। यानी कि मराठों के आक्रमणों से मैसूर राज्य कमजोर हो गया, और मैसूर राज्य की इसी कमजोरी में जो है हैदर अली अधिकार कर लेता है मैसूर पर, ठीक। तो यह है सिंपली हैदर अली की मैसूर पर कब्जा करने की कहानी, ठीक है। कब्जा करने का मतलब सिर्फ आप इसे नेगेटिवली भी नहीं ले सकते, पॉजिटिवली भी ले सकते। बस राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मराठों के आक्रमणों को विफल कर पाए। राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मैसूर की इस कमजोर स्थिति में उसको अच्छी स्थिति तक पहुंचा सके। तो हैदर अली, इसके अंदर एफर्ट था, इसके अंदर कॉन्फिडेंस था, ठीक है। वो हमें इसके जीवन से पता लग ही रहा है, प्रारंभिक सफलताओं से।
तो हमें दिख रहा है कि हैदर अली अब कमान संभाल रहा है मैसूर की और नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। ठीक, तो ये था हैदर अली। अब जब हैदर अली शासक बन गया, हैदर अली जब शासक बन गया है तो हमें दिखेगा कि हैदर अली योग्य तो था ही, साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, मराठों और हैदराबाद के निजाम से भी इसको टक्कर लेनी पड़ी। जाहिर सी बात है ना, एक नया बंदा अगर फील्ड में उतरेगा तो पुराने लोगों को दिक्कत होगी, है ना। तो एक अच्छा कंपटीशन उनको मिल गया। तो मराठों से टक्कर शुरू हो गई हैदर अली की। निजाम, जो कि हैदराबाद के जो शासक होते थे उनको निजाम बोला जाता था, उनसे टक्कर शुरू हो गई। और इसी टक्कर के बीच में अंग्रेज भी सामने आ गए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। हैदर अली को टक्कर लेनी पड़ी मराठों, निजाम और अंग्रेजों से, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे अंग्रेज। ठीक है, और अंग्रेजों के साथ हैदर अली की खराब हुई जब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। आंग्ल मैसूर युद्ध, आपसे सीधे सीधे डेट पूछ सकता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुए थे। ठीक है, आपसे डेट पूछ सकता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुए थे। तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ 1767 से 69 के बीच में। ठीक है, अंग्रेजों से टकराव शुरू हुआ तो अंग्रेजों के साथ लड़ाई हो गई, पंगा हो गया। हैदर अली भी कहाँ मानने वाला था। ठीक है, ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हैदर अली के मराठों से और निजामों से संबंध खराब थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जो हमेशा से रहा है कि फूट डालो राज करो, देखा भारत के राजा आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, लड़ते रहते हैं, तो उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने विस्तारवादी नीति अपना रखी थी। तो इसी का जो है यहाँ पर प्रयोग कर रहे थे अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों को पैसे खिला दिए, हैदराबाद के निजाम को भी पैसे खिला दिए, बोल दिया कि भाई मैसूर पर मिलकर आक्रमण करते हैं, हैदर अली को हराते हैं और मैसूर राज्य भी आपस में बांट लेंगे, प्लस आपको पैसे दे रहे हैं। तो मराठों को और निजाम को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया अंग्रेजों ने। ठीक है, कि मैसूर राज्य को बांट लेंगे। लेकिन ये बात जब हैदर अली तक पहुंची, पहली बात तो उसे गुस्सा आना ही था। ठीक है, कि इस तरीके का षड्यंत्र चल रहा है, वो भी विदेशी ताकत जो सिर्फ व्यापार के लिए आई है वो इस तरीके का काम करे। दूसरा क्या हो गया कि हैदर अली ने फिर अपनी यहाँ पे कूटनीति चली। उसने क्या किया कि मराठों को अपनी तरफ मिला लिया, कई तरीके की बातें करके, थोड़ा पैसा देके, थोड़ा युद्ध खर्च देके और सब चीज़ करके अपनी तरफ मिला लिया कि भैया ये आक्रमण करते हैं तो हमको इनका जवाब देना चाहिए क्योंकि विदेशी है। जिस भी तरीके से बात की, पर निजाम को और मराठों को इसने, हैदर अली ने अपने योग्यता से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी तरफ कर लिया। और अपनी तरफ करने के बाद फिर हैदर अली ने 1767 पे अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिए। ये आक्रमण हैदर अली ने अंग्रेज़ों पे किया था, इसी बात की नाराज़गी जताते हुए कि अंग्रेज उसके साथ शत्रुता ले रहे हैं बेफालतू में। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि ये युद्ध हुआ हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में, और परिणाम इसका सिर्फ ये रहा कि 1769 में एक संधि हुई जो कि मद्रास की संधि के नाम से जानी जाती है। ये संधि हुई थी 4 अप्रैल को। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, 4 अप्रैल 1769। मैंने पहले ही बोला है कि डेट याद रखने से आप अपने आप को बस सेफ रख सकते हैं। मे भी कभी आपसे डेट पूछे, लेकिन जनरली वो ईयर पूछता है। ईयर तो ज़रूर याद रखिए आप, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आपको कोई छूटे ना, तो ईयर आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। डेट सिर्फ आपको एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में बताई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मद्रास की संधि हुई कब, 1769 में। ठीक है, और इस संधि में ये फैसला किया गया कि इन 2 सालों में जहाँ पर अंग्रेजों ने बढ़त बना ली थी और जहाँ पर हैदर अली ने बढ़त बना ली थी, दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, वो क्षेत्र एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर दिए। और साथ में ये भी वादा कर लिया कि अब एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, है ना, और एक दूसरे की सहायता करेंगे। सिंपल से ये संधि हुई, मद्रास की संधि। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मद्रास की संधि कब हुई थी, 1769 में। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ, दूसरा
आंग्ल मैसूर युद्ध। पहले आप ये जान लीजिए कि अंग्रेजों के जो मैसूर के साथ युद्ध हुए वो टोटल 4 युद्ध हुए, ठीक है, जिसमें से दूसरा है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक। ये हुआ 1780 से 84। देखो, युद्ध होने का कारण सिंपल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि युद्ध होने का कारण है संधि का उल्लंघन। अंग्रेज वही जैसे आज चाइना कर रहा है, कब्जा कर रहा है, धीरे धीरे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ज़बरदस्ती के दावे ठोक रहा है कि हमारी ज़मीन है, तुम्हारी ज़मीन नहीं है, 10 तरह की बात है। और आक्रमण नहीं करेंगे या एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस संधि का जब उल्लंघन होता हुआ दिखा, अंग्रेज नहीं माने, तो हैदर अली का अंग्रेज़ों के साथ फिर पंगा हो गया। देखो, पहले युद्ध में हैदर अली जीता था। अगर हम जीत की बात करें तो हैदर जीता था, है ना, नहीं तो अंग्रेज किसी का क्षेत्र वापस करने वाले हैं, कभी नहीं, ठीक है। जब मुकाबला बराबरी का होता है तब ऐसा होता है। दूसरे युद्ध में भी हैदर अली जीत रहा था, लेकिन हैदर के साथ क्या हुआ कि हैदर अली इस बार युद्ध में लड़ते समय थोड़ा सा घायल हो गया, और घायल इस तरीके से 1782 में घायल अवस्था में ही कुछ समय बाद इसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो युद्ध के बीच में ही हैदर अली, 1782 की बात है, युद्ध के बीच में ही हैदर अली घायल हुआ, ठीक है, लाया गया, 10 इलाज किए, लेकिन इसी घावों के कारण इसकी जल्दी डेथ हो गई। युद्ध जारी है, तो युद्ध की कमान संभाली हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने। वो टीपू सुल्तान एक महान शासक था, वीर शासक था, लेकिन हमेशा से विवादों में भी घिरा रहा है। कारण रहा है राजनीति, ठीक है। मैं नाम क्या लूँ, लेकिन कई लोग जो जानते हैं, जो अपडेट रहते होंगे, उन्हें पता होगा कि एक पार्टी है हमारे देश में जो हैदर अली को वीर मानती है, वीर योद्धा मानती है, भारत का देशभक्त मानती है, ठीक। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक पार्टी इसको हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला शासक बताती है, ठीक है, इसे देशभक्त नहीं मानते, ठीक है। तो ये तो सब फालतू की बात है, इतिहास स्पष्ट कर देता है कि कौन क्या था, ठीक है। टीपू सुल्तान एक वीर योद्धा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दानी था, दानी स्वभाव का था, सहिष्णु था, सहिष्णु यानी कि सेक्युलर था, ठीक है। तो हिंदुओं का विरोधी होना ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इतिहास के परिदृश्य से देखें, ठीक है। तो ये तो सोच के ऊपर बात है। टीपू सुल्तान जिसने युद्ध के बीच में कमान संभाल ली, आप कह सकते हैं कि इसने इस तरीके से युद्ध किया कि इस बार भी जो ट्रीटी हुई, फिर ऑब्वियसली 84 में युद्ध रुका है, तो 1784 में ट्रीटी हुई, और ट्रीटी का नाम था मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि हुई 1784 में, ठीक है। युद्ध रुक गया, और जो ये संधि हुई इसमें भी सेम जो यहाँ पर हुआ था, सेम पिछली संधि के जैसा यहाँ पर हुआ। एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर दिए जो जीते थे, जिन पर कब्जा किया था, और दोबारा एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ये सब बातें हो गई। और दिखता है कि यहाँ पर टीपू सुल्तान ने युद्ध की कमान बिल्कुल वैसे ही संभाली जैसे इसके पिताजी यानी कि हैदर अली ने संभाली थी, ठीक है। यहाँ तक तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो गई। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तीसरा जो युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1790 से 92 तक, ठीक है। इस साइड टीपू सुल्तान, ठीक है। देखिए, इस युद्ध में भी शायद पिछले युद्ध की तरह टीपू सुल्तान अपनी कुछ बढ़त बना था। एक चीज़ आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान को रॉकेट का जनक माना जाता है, ठीक है। विश्व में सबसे पहले रॉकेट यूज़ किया तो टीपू सुल्तान ने किया, ठीक है। भारत में जो रॉकेट का सबसे पहले प्रयोग किया वो टीपू सुल्तान ने किया, और इसी की इस प्रारंभिक खोज को अंग्रेज़ों ने आगे बढ़ाया और अपने स्तर से रॉकेटों का निर्माण करना शुरू किया युद्ध के लिए, ठीक है। तो रॉकेट बनाने शुरू किए थे, ठीक है। हम इसे ये तो नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल आज के जैसे जो है टेक्निकल जैसे हम बोलते हैं वैसे रॉकेट थे, बारूद की सहायता से चलाए जाते थे, लेकिन बनाया, है ना, पहला खाका इसी ने तैयार किया, ठीक है। साइंस में अच्छी रुचि थी, साइंस का बहुत शौकीन था, ठीक है। अब देखिए क्या 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 हम इन चीज़ों को देखेंगे। युद्ध में टीपू सुल्तान के पास रॉकेट है,
इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी तरफ अंग्रेज हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान ने अपने रॉकेट जब दागने शुरू किए तो इसे बदकिस्मती कह सकते हैं टीपू सुल्तान की कि बारिश शुरू हो गई और बारिश ने सारे बारूद, सारे रॉकेट सब खराब कर दिए, ठीक है। अब इसी बारिश की वजह से जो टीपू का जो खेमा था वो थोड़ा नीचाई पर स्थित था, ठीक है, मिट्टी वाली जगह पर, वहाँ पर दलदल बन गया। तो इनका जो पूरा जो खेमा था वो दलदल से भर गया। मतलब चाह कर भी किसी भी तरीके से अब मजबूत स्थिति में टीपू सुल्तान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान कितना वीर हो, ठीक है, जब परिस्थिति आपके विपरीत हो जाती हैं, अनुकूल नहीं होती है, तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसका अनुभव आप लोगों को भी होगा, हमें भी है, सबको होता है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान यहाँ पर किस्मत का मारा, ठीक है। 1792 में क्या होता है कि टीपू परास्त हो गया, हार गया अंग्रेजों से, ठीक है, कोई चांस ही नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। और 1792 में ही फिर एक संधि हुई इसी की राजधानी में, देखो मैसूर की जो राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टम। श्रीरंगपट्टम, कहीं पे इसका नाम सेरंगपट्टम मिलता है, कहीं पे श्रीरंगपट्टनम मिलता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है इसको। श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई? 1792 में। और क्या हुआ था? टीपू सुल्तान तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में परास्त हुआ था, हार गया था। कारण हमने देख लिए, कारण पूछेगा नहीं, लेकिन हारा था ये जरूर पूछ सकता है, ठीक है, कौन जीता था। तो श्रीरंगपट्टम की संधि में, इस ट्रीटी में क्या हुआ? दो बातें हुई। पहली बात, अब अंग्रेजों को मौका मिला जब हार गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछले दोनों युद्धों में मैसूर राज्य ने, हैदर अली ने पहले वाले युद्ध में और दूसरे युद्ध में भी हैदर अली जो है जीतते जीतते, अपनी बढ़त बनाते बनाते मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर टीपू सुल्तान ने कमान संभाली और उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। वो दिखता है दोनों के दोनों ट्रीटी में, जिसमें अंग्रेज वापस कर रहे हैं इनके क्षेत्रों को और प्लस कह रहे हैं कि अब आक्रमण नहीं करेंगे। और देखो तीसरा युद्ध जीता अंग्रेजों ने, और यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अंग्रेजों की जीत हुई है। कैसे? इस संधि में बोल दिया अंग्रेजों ने आधा राज्य टीपू का हड़प लिया। टीपू का आधा राज्य सीधा साफ, ठीक है। तो कोई चांस ही नहीं कि किसी भी बुक में मिलता है आपको कि पहले के दो युद्ध जो है वो टाई हुए थे या कोई अंग्रेज जीते थे या अंग्रेजों ने बढ़त बनाई थी, कोई चांस नहीं है, ठीक है। किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन साफ दिख रहा है कि पिछले दो युद्ध जो है अंग्रेज हारे थे, ठीक है, या उनका नुकसान ज़्यादा हुआ था तो उन्हें संधि करनी पड़ी। लेकिन इस युद्ध में अंग्रेज जीते, टीपू सीधे सीधे हार गया, तो आधा राज्य छीन लिए, प्लस युद्ध हर्जाना मांगा इससे। युद्ध का जितना भी खर्च, युद्ध हर्जाना ये टीपू देगा। जाहिर सी बात है कि युद्ध हर्जाना बहुत ही ज़्यादा था, और उसे ना दे पाने की वजह से अंग्रेजों ने क्या किया कि इसके जो पुत्र थे, पुत्रों को उठाकर ले गए। एक हिसाब से अपने पास रख लिया, भैया पैसे दोगे जब अपने बेटों को ले जाना, ठीक है। तो इतना बुरा जो है सलूक हुआ टीपू के साथ तीसरे युद्ध में। और 92 के बाद फिर हम यहीं पर देख लेते हैं चतुर्थ यानी कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ था, और इसी में कहानी खत्म हो गई। युद्ध इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में इतनी जानकारियाँ मिलती हैं, अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में बहुत विस्तृत ढंग से बताते हैं कि इस युद्ध में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। टिपली ना जाके बस इतना समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि श्रीरंगपट्टनम में चढ़ाई कर दी। श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया अंग्रेज़ों ने। कब? 1799 में, 1799 में, ठीक है। और किले को भेदना शुरू कर दिया। किले को पहले तो घेरा डाला, काफ़ी लंबे समय तक घेरा डाला, ठीक है। और उसके कुछ समय बाद अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया कि किले को जब अंग्रेज़ों का जो है एक कह सकते हैं रसद ख़त्म होने लगी, जब उन्हें दिखने लगा कि उनके घेरे का अंदर के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, अंदर स्थिति मजबूत थी, तो अंग्रेज़ों ने किले की दीवार पर तोपें दाग दी, ठीक है। दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया, ठीक है। वहाँ से अंदर जाना थोड़ा सा जोखिम भरा था, क्योंकि अंदर टीपू की सेना बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से खड़ी थी, ठीक है। कई जगह ये भी बताया जाता है कि टीपू की सेना के कुछ लोग वो जो है उन्होंने दगाबाजी कर दी थी, अंग्रेज़ों के साथ पहले से मिले हुए थे, ठीक है। वो सब भी हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जोखिम उठाते हुए उस छेद से, किले की जो दीवार में जो उन्होंने छेद किया था, उससे अंदर घुसना शुरू हो गया, ठीक है। धीरे धीरे करके दो खेमों में गए,
एक तरफ में जब गए तो उन्हें टीपू की एक जो ब्रांच थी सेना की, उनके साथ बहुत बड़ा जो है उनका टकराव हुआ और वहाँ पर अंग्रेज़ सेना बहुत बुरी तरीके से परास्त होने लगी। ठीक है, और उस खेमे ने लगभग अंग्रेज़ों की सेना को पीछे धकेल दिया और उन्हें बढ़त नहीं बनाने दी। दूसरी सेना के साथ भी आगे जाके कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक, तो उस दिन रात के समय जब युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज़ सेना का बढ़त बनाने से जब रोक लिया, बाहरी किले की बाहरी दीवार में ही अंग्रेज़ों को रोका गया, तो उसके बाद टीपू सुल्तान आते हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान लगभग सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह आके देखते हैं जहाँ पर भी वो किले की दीवार भेद रखी थी, अंग्रेज़ों ने तोप से उड़ा रखी थी, उसका निरीक्षण किया और उसके बाद तुरंत उसकी मरम्मत कराने का आदेश दिया। ठीक है, उस दिन टीपू सुल्तान अपना पूरी व्यवस्थित ढंग से अपनी दिनचर्या निपटाने के बाद जब रात को खाने की टेबल पर खाने पर बैठे तो खाना खाने के दौरान में ही उनको खबर मिलती है कि युद्ध चल रहा है और युद्ध में अभी अंग्रेज़ों ने क्या है कि आपके मुख्य जो सेनापति है उनको मार दिया है, गफ्फार। ठीक है, गफ्फार नाम था इनके। ठीक है, बहुत खास था और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। और ये समझ लीजिए कि इसकी मृत्यु का मतलब सीधा है कि अब टीपू सुल्तान को युद्ध में उतरना पड़ेगा। खाने के बीच में से टीपू सुल्तान उठते हैं और टीपू सुल्तान गए एक पैदल एक आम सैनिक की तरह ही टीपू सुल्तान लड़ते रहे किले की दीवार में, अंग्रेज़ों को रोकते रहे। ठीक है, इसी बीच में टीपू बुरी तरीके से घायल हो गए। ठीक है, जब उन्हें दिखा कि उनकी सेना भी हताश हो रही है, निराश हो रही है, तो तब टीपू ने पैदल की बजाय घोड़े पर सवार होकर इधर से उधर भागकर तलवार लहराते लहराते अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी बीच में वो साथ के साथ अंग्रेज़ों का सफाया भी करते रहे, कई अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि एक अंग्रेज़ ने जो है उनके घोड़े को घायल कर दिया, वो नीचे गिर गए। ठीक है, जख्मी थे, टीपू का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, लगभग बेहोशी की अवस्था में थे। और इसी बीच में 3 सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, 3 अंग्रेज़ सैनिकों ने। आम सैनिक थे, उन्हें पता भी नहीं था कि टीपू सुल्तान है, क्योंकि साधारण कब्रों में टीपू सुल्तान रहते थे। ठीक है, और पैदल जिस तरीके से, है ना, पता किसी को नहीं था टीपू सुल्तान कैसे दिखते हैं। तो आम सैनिक थे, उन्होंने जो है टीपू पर हमला बोल दिया। और टीपू पर हमला बोलने का सबसे मेन कारण था कि उन्हें उस सैनिक के पास, उनके लिए वो टीपू सुल्तान एक आम सैनिक है, तो टीपू सुल्तान की उन्हें रत्न जड़ित वो तलवार चाहिए थी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने उन पर धावा बोल दिया। लेकिन टीपू सुल्तान बेहोशी की अवस्था में ज़रूर थे, लेकिन थोड़ा बहुत होश था उनको, और उसी उसमें उन्होंने अपनी जो तलवार थी उससे एक अंग्रेज़ का हाथ काट दिया, दूसरे के सिर पर वार किया अंग्रेज़ की, और तीसरे पर वार करते उससे पहले उसने टीपू सुल्तान पर वार कर दिया। ठीक है, अब इसी बीच में बाकी के जो टीपू सुल्तान के सहयोगी थे उन्होंने उस अंग्रेज़ को दबोच लिया। उसके बाद घायल टीपू सुल्तान को कुछ लोगों ने, जो टीपू सुल्तान के खास लोग थे, उन्होंने टीपू सुल्तान को पालकी में बिठाकर युद्ध से बाहर ले जाने की कोशिश की। इसी में से किसी एक ने टीपू सुल्तान से ये भी बोल दिया था, एक अधिकारी ने बोल दिया था कि आप अंग्रेज़ों को अपनी पहचान बता दीजिए, क्योंकि अंग्रेज़ों का उद्देश्य टीपू सुल्तान को मारना नहीं था, टीपू सुल्तान को बुरी तरीके से हरा के राज्य पर कब्जा करना, है ना, पेंशन दे देते या कोई दूसरा तरीका, जैसे अवध और बंगाल पर कब्जा किया था। ठीक है, मारना उद्देश्य नहीं था कभी भी उनका, अंग्रेज़ों का उद्देश्य मारना नहीं होता था, केवल राज्य हड़पना होता था। ठीक है, टीपू सुल्तान के साथ संधि करते या उससे राज्य ले लेते या उसे अपनी कठपुतली बना लेते, है ना। ये सब टीपू सुल्तान को पता था कि अगर वो अपनी पहचान अंग्रेज़ों को बता देते हैं कि मैं ही टीपू सुल्तान हूँ, ठीक है, साधारण सा दिखने वाला मैं जो हूँ, जो युद्ध कर रहा हूँ, मैं ही टीपू सुल्तान हूँ, अगर अंग्रेज़ों को अपनी पहचान बताते तो उन्हें डर था कि एक तो वो अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं बनना चाहते थे, साफ सीधी बात, तो वो गुलाम बनने के बजाय वो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होना ज़्यादा बेहतर समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी पहचान अंग्रेज़ों को नहीं बताऊँगा और इसी तरीके से लड़ता हुआ चाहे मर जाऊँ। ठीक है, तो ऐसे ही घायल अवस्था में जो उनके जो एक अधिकारी थे, खास अधिकारी थे, जिसका नाम था राजा खां, ये इनको पालकी में बैठा कर ले गए। ठीक है, और कहाँ तक ले जाते, बाहर निकलना मुश्किल था क्योंकि चारों तरफ लाशों का ढेर बिछा हुआ था। तो राजा खां भी चलते चलते में कई अंग्रेज़ों के शिकार बने, कई वार का शिकार बने, वो भी गिर गए, पालकी गिर गई, टीपू सुल्तान एक तरफ गिर गए। ठीक है, तो टीपू सुल्तान को लास्ट में एक गोली लगी, ठीक है, जो उनके सिर पे लगी थी। सिर पे कैसे लगी उसका वर्णन करते हैं एक मेजर का नाम है, ये एग्ज़ाम में इतना डीप नहीं पूछा जाएगा पर कहानी समझ लीजिए। मेजर है अलेक्जेंडर, पूरा नाम था अलेक्जेंडर एलन।
इन्होंने एक बुक लिखी थी बाकायदा युद्ध के बाद, मेजर थे युद्ध में। अच्छा, ये युद्ध जो चल रहा था वो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों में जो थे उसका नाम था वेलेजली, जो गवर्नर था वेलेजली के बीच में युद्ध हो रहा था, और मेजर थे अलेक्जेंडर एलन। ठीक है, अलेक्जेंडर एलन ढूंढते हुए जाते हैं टीपू सुल्तान को, राजमहल में ढूंढते हैं, उन्हें पता ही नहीं चला, राजमहल में कहीं टीपू सुल्तान थे ही नहीं। फिर बाहर निकले, बाहर अंधेरा हो चुका था, तो मशाल की रोशनी में उन्हें एक पालकी दिखी, पालकी के नीचे पड़ा हुआ राजा खां दिखा। राजा खां जो है घायल अवस्था में, बिल्कुल बिल्कुल बेहोशी किसी अवस्था में पड़ा हुआ, और बहुत मुश्किल से उसने इशारा करके बताया आगे की तरफ कि वहाँ पर टीपू सुल्तान पड़ा है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान की बॉडी को लाया गया, तब तक टीपू सुल्तान की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर एलन बताते हैं कि टीपू सुल्तान को जब लाया गया तो उनकी आंखें खुली हुई थी। ठीक है, उनका शरीर गर्म था, देख के ऐसा लग रहा था कि शायद अभी भी जिंदा है। तो वेलेजली ने और एलन ने, दोनों ने चेक किया उनकी नब्ज़ को, उनके हार्ट को, लेकिन आंखें खुली थी, शरीर गर्म था, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी, ये कंफर्म कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि टीपू सुल्तान के शरीर पर 4 घाव थे। ठीक है, 4 में से 3 घाव तो शरीर के अन्य हिस्सों में लगे थे तलवार की वजह से, और एक घाव था सिर पर जो कि गोली थी, और वो गोली उनके कान से निकल करके गाल में आकर धसी हुई थी। इस तरीके से उनको वो गोली लगी थी और उसी से उनकी डेथ हुई थी, कंफर्म हुआ। अगले उसी टाइम उनकी बॉडी को जो है राजमहल ले जाया गया, वहाँ पर रखा गया 1 दिन तक, और नेक्स्ट डे शाम के समय उनकी बॉडी को ले जाके हैदर अली की जो कब्र थी उसके बगल में दफना दिया गया। कब्र जो थी हैदर अली की वो थी लाल बाग में, लाल बाग। ठीक है, लाल बाग में टीपू सुल्तान की बॉडी को दफना दिया गया। तो ये था टीपू सुल्तान, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन लास्ट तक अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति पर कीचड़ उछालना या कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। ठीक है, तो कई बार विवादास्पद स्थिति में रहे टीपू सुल्तान की जो है देशभक्ति पर कई बार प्रश्न चिन्ह उठे हैं। देखो, देशभक्ति तो क्या बोले, उस समय भारत कोई देश तो था नहीं। ठीक है, अलग अलग राज्यों में बटा था, लेकिन हैदर अली वीर व्यक्ति था, वीर योद्धा था, और जो है अच्छा व्यक्ति, सहिष्णु व्यक्ति था, तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता। ठीक है, हैदर अली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो इस चौथे युद्ध में 1799 के इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु के साथ ही क्या होता है, मैसूर राज्य सीधे सीधे अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। साउथ में अब अंग्रेजों का पूरी तरीके से विस्तार हो रहा है, क्योंकि एक शक्तिशाली राज्य अंग्रेजों के पास जा चुका है। टीपू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है। पहली बात कि रॉकेट का जन्मदाता, ठीक है, रॉकेट का जन्मदाता था टीपू। दूसरा, एक किताब है इनका, तारीख ए खुदाई, तारीख ए खुदाई। ठीक है, तो इनकी आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी, टीपू की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा थी, तारीख ए खुदाई, नाम पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अगला है फताहुल मुजाहिदीन। ठीक है, फताहुल मुजाहिदीन ये किताब का नाम है, और ये किताब थी रॉकेट साइंस से रिलेटेड। इस किताब को भी लिखा था खुद टीपू ने, रॉकेट साइंस और रॉकेट ब्रिगेड से रिलेटेड है। ठीक है, ये किताब जो लिखी थी वो भी टीपू सुल्तान ने लिखी थी, साइंस की किताब कह सकते हो आप इसको, रॉकेट से रिलेटेड, टेक्निकल। ठीक है, अच्छा, ये थी एक तीसरी बात कि एक बांध का निर्माण जो है इसने कराया था, कृष्णा सागर बांध, पूछ सकता है कृष्णा सागर बांध का निर्माण किसने कराया था, तो कराया था टीपू ने। ये भी पूछ सकता है कि किस नदी में कराया था, कावेरी नदी पे। ठीक है, कावेरी नदी में। ठीक है, मैसूर की राजधानी पूछ सकता है, मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम। ठीक है, मैसूर कहाँ था, कर्नाटक में पड़ता था। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। वैसे तो कई और चीज़ें हैं, ये भी बोला जाता है कि टीपू सुल्तान ने जो है कई मंदिरों को के निर्माण के लिए पैसे दिए थे, और देवी की मूर्ति बनवाई थी, और काफ़ी प्रमाण हैं जो टीपू सुल्तान को दिखाते हैं कि वो एक सहिष्णु शासक था। तो एक महान शासक, वीर शासक टीपू सुल्तान, जैसे ही उसकी डेथ होती है तो मैसूर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो मैसूर की ये कहानी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ठीक, अब हम अगला जल्दी से स्टार्ट करते हैं, मराठा, कि मराठों का उदय कैसे हुआ। देखिए, मैं आपको बता दूं तो मराठों का टॉपिक भी मिडिवल हिस्ट्री का टॉपिक है, और मराठों का जो उदय हुआ था वो शिवाजी के समय से हुआ था। ठीक है, शिवाजी ने मराठों को जो है संगठित किया था, एकीकृत किया था, और
मराठों की शक्ति को चरम पे पहुंचाया शिवाजी ने, ठीक है, छत्रपति शिवाजी। तो अब शिवाजी का जो टॉपिक चलता है ये क्योंकि औरंगजेब के समकालीन थे तो मिडिवल का हिस्सा है, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको शिवाजी के बारे में बता देता हूँ क्योंकि वहीं से हम लोग पूरी कहानी शुरू से लेकर समझ पाएंगे, ठीक है। तो जो मराठे थे, मराठवाड़ा के लोगों को मराठा कहा जाता था। तो मराठों में जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था शाहजी भोसले, ठीक है, शाहजी भोसले। इनके पुत्र का नाम था शिवाजी, ठीक। शिवाजी के जो पुत्र थे, एक का नाम था संभाजी और दूसरे का नाम था राजा राम, ठीक है। दोनों पुत्रों में से जो संभाजी थे, इनके पुत्र का नाम था शाहूजी, शाहूजी महाराज बोला जाता था इनको, बड़े महत्वपूर्ण शासक, पराक्रमी, शक्तिशाली, ठीक है। और राजा राम के जो पुत्र थे इनका नाम था शिवाजी, तो सेकंड शिवाजी हो जाएंगे, शिवाजी सेकंड। शिवाजी के जो पुत्र थे वो थे राजा राम सेकंड, ठीक है। तो ये राजा राम फर्स्ट हो जाते हैं। तो ये हमें वंशावली दिखती है। और राजा राम सेकंड के बाद से हम जब पढ़ेंगे तो लगभग यहाँ पर हमें ये जो शासक वर्ग है उसकी शक्ति समाप्त दिखती है मराठों में। और फिर हम जब पढ़ेंगे, इनके बाद पढ़ेंगे सीधा पेशवा वर्ग को। पेशवाओं का यहाँ से शक्तिशाली पेशवा यहीं से होने शुरू हुए, यहीं से पेशवाओं की शक्तिशाली होने के बाद पेशवाओं के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ेंगे मुख्य जो ये वर्ग था शासक वर्ग मराठों का, ठीक है। तो सबसे पहले शिवाजी के बारे में मैंने बोला कि मिडिवल हिस्ट्री का टॉपिक है, पर इसके बारे में डिटेल में ना जाके शॉर्टकट में एक बार जान लेते हैं शिवाजी के बारे में, फिर एक एक करके बाकी शासक को पढ़ेंगे। हमारा आज उद्देश्य रहेगा इन सबको पढ़ लें, उसके बाद पेशवा को और अंग्रेज़ों के साथ इनके पंगे को देखेंगे। और अंग्रेज़ों के साथ पंगे से पहले पानीपत की लड़ाई को भी देखना पड़ेगा। पानीपत की लड़ाई ही थी जिसने मराठों को कमज़ोर बना दिया था। पानीपत की लड़ाई में मराठे हार गए थे अहमद शाह अब्दाली से, एक अफ़गानी शासक जिसने भारत पर 5 बार आक्रमण किए और पानीपत के युद्ध में उसने मराठों को हरा दिया। कैसे हराया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत जो है पराक्रम से भरी हुई वो गाथा है, और उसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, आप लोग जैसा कि जानते हैं, पानीपत नाम से, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं इनके बारे में, शिवाजी। तो शिवाजी के बारे में पहली बात, महत्वपूर्ण शासक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो सब कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि जन्म 1627 में हुआ था जन्म, ठीक है। और जन्म स्थान था शिवनेर दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है किला, ध्यान रखना, जन्म स्थान। जन्म हुआ था 1627 में और शिवनेर दुर्ग में हुआ था, ठीक है। अगली बात, पिताजी का नाम आता है शाहजी भोसले, ठीक है, कास्ट होगी। और माताजी का नाम था जीजाबाई, ठीक। इनके गुरु बड़े प्रचलित हैं, ठीक है। गुरु तो इनके 2 थे, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण गुरु हैं उनका नाम आता है समर्थ गुरु रामदास। रामदास का नाम आता है, रामदास इनके गुरु थे, ठीक है। ये माता, ये पिता, ये जन्म स्थान, जन्म हुआ था 1627 में, ठीक है। तो शिवनेर दुर्ग वैसे कहाँ पड़ता है आज, पुणे में जन्म हुआ था इनका, ठीक है। तो ये शिवाजी के बारे में बेसिक जानकारी। अब शिवाजी जो फेमस हुए, इन्होंने अपनी जो जगह बनाई वो बनाई अपने समकालीन शासक, इनके टाइम पीरियड का जो शासक था उसका नाम था औरंगजेब, जिनसे इनका पंगा पड़ा। वो मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की, तो जाहिर सी बात है मुगलों के साथ संघर्ष हुआ, और संघर्ष में एक संधि हुई, पुरंदर की संधि। एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 में, ध्यान रखना, ठीक है। ये सारा आप मिडिवल हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ आपको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1665 में पुरंदर की संधि हुई। मुगलों की तरफ से आए थे मुगल सेनापति जय सिंह, ठीक है, और इधर थे शिवाजी। इन दोनों के बीच में संधि, पूछ सकते हैं संधि किस किस के बीच में थी, जय सिंह और शिवाजी के बीच में। कहीं औरंगजेब मत डाल देना, औरंगजेब ने भेजा था अपने सेनापति जय सिंह को इनके साथ युद्ध के लिए। तो संधि हुई पुरंदर जगह का नाम है, पुरंदर का किला था, वहाँ पर संधि हुई 1665 में, ठीक है। तो ये थी पुरंदर की संधि। अगली जो महत्वपूर्ण बात है शिवाजी से रिलेटेड वो था इनका राज्याभिषेक। जब राज्याभिषेक का मतलब है अब इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से शासक मान लिया है और ये किसी के अधीन नहीं है। जो इनका राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 में हुआ था और जगह थी रायगढ़ का किला,
रायगढ़ किला। और इम्पोर्टेंट बात क्या है इनके राज्याभिषेक से रिलेटेड कि इनका जो राज्याभिषेक किया था वो गंगा भट्ट, पूछ लेता कई बार, काशी का महान विद्वान, महान पंडित, महान विद्वान था काशी का गंगा भट्ट। तो गंगा भट्ट ने इनका राज्याभिषेक किया था, काशी का महान विद्वान था 1674 में रायगढ़ के किले में। ठीक है, तो ये तो हो गया राज्याभिषेक। एक चीज़ और पूछी जाती है, शिवाजी की राजधानी फिर क्या रही? शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया जहाँ राज्याभिषेक हुआ वहीं पर, रायगढ़। तो अलग से कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। ठीक, इसके बाद क्या होता है, अगली बात जो इम्पोर्टेंट है, मृत्यु। 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई। ठीक है, तो शिवाजी के बाद जो शासक बने वो बने संभाजी। ठीक है, तो संभाजी को ज़रा देख लीजिए, फिर इसको बोर्ड को साफ करेंगे क्योंकि शॉर्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं। संभाजी शासक बने, आप कह सकते हो कि शिवाजी के बाद फर्स्ट कह सकते हो आप, क्योंकि हमने ये मिडेवल का पढ़ा, अब हम जो पढ़ रहे हैं संभाजी से पढ़ रहे हैं आगे की चीज़ को। ठीक है, तो संभाजी जो शासक बने 1680 में और 1689 तक ये रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इनके बारे में पहली बात तो यही है कि ये शिवाजी के पुत्र हैं। पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी के पुत्र हैं। पूछ सकता है शिवाजी के पुत्र हैं क्या हैं। ठीक है, शिवाजी के पुत्र का नाम था संभाजी। ये शिवाजी के बाद उनके कौन से पुत्र शासक बने? संभाजी। पहली बात यही इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि 1689 में ही हुआ था कुछ इनके साथ। क्या हुआ? औरंगजेब ने इनको, संभाजी को और इनके पुत्र को, जिनका नाम था शाहूजी महाराज, इन दोनों को कैद कर लिया। औरंगजेब ने 1689 में संभाजी को और उनके पुत्र शाहूजी महाराज को कैद कर लिया। ठीक है, यानी कि जो शासक है उसको भी कैद कर लिया और जो उत्तराधिकारी होना था या जो अगला शासक बनना था उसको भी कैद कर लिया। और इसी कैद में इन्होंने संभाजी की भी हत्या कर दी। औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी, शाहूजी महाराज कैद में ही रहे। ठीक है, तो मराठा शक्ति को यहाँ पर पूरी तरीके से लॉस हो चुका है। लेकिन हुआ क्या कि संभाजी के बाद फिर अगला जो शासक बनाया गया वो राजा राम बना। ठीक है, राजा राम जो शासक रहे वो 1689 से 1700 तक। ठीक है, तो इसे देखते हैं अभी। देखिए, राजा राम फर्स्ट 1689 से 1700 ईस्वी तक ये शासक रहा और कम 11 साल का ही शासनकाल दिखता है। इनकी वाइफ का नाम याद रख लीजिए क्योंकि इनका जिक्र आएगा अभी आगे फिर से। क्योंकि 1700 ईस्वी में क्या होता है कि राजा राम की जो है बीमारी की वजह से डेथ हो गई। बीमारी के कारण शीघ्र मृत्यु। ठीक है, तो राजा राम के बारे में बस यही ध्यान रखना है। इतना ज़रूर है कि एक चीज़ इनके बारे में ये है कि शिवाजी के दूसरे पुत्र थे। शिवाजी के ही पुत्र थे। ठीक है, शिवाजी के पुत्र थे, बीमारी के कारण शीघ्र मृत्यु हो गई। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़रा ध्यान रखिए। सतारा ये जगह नाम रखिए, ध्यान रखिए, ये है राजधानी मराठों की। तो सतारा को अपनी राजधानी किसने बनाया? राजा राम ने। ठीक है, इससे पहले राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी, जो कि शिवाजी ने बनाई थी। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़, संभाजी फिर शासक बने, राजधानी रायगढ़ रही। लेकिन संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम शासक बने और इन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। बीमारी के कारण ही शीघ्र मृत्यु हो गई। तो अब इसके बाद आते हैं इनके पुत्र शिवाजी। शीघ्र मृत्यु हो गई, लेकिन शिवाजी की उम्र इस समय सिर्फ 4 वर्ष है, बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो ताराबाई यहाँ पर क्या करती है? ताराबाई 1700 ईस्वी में शिवाजी की बन जाती है संरक्षिका। ठीक है, गार्जियन बन गई। राजमाता जो है शासन चलाएगी किसके नाम से? शिवाजी के नाम से। तो शिवाजी सेकंड 1700 से 1707 तक शासक रहे। ऐसा नहीं कि 1707 तक ही शासक रहे, 1707 के बाद से हमें एक और व्यक्ति की एंट्री दिखती है, तो इनका शासन केवल यहीं तक दिखता है। जो अगला इसके बाद जो शासक आएगा उसने ये कह सकते हैं कि इन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और 1707 तक ही हमें इनका दिखता है। इसके बाद भी ये शासक रहे, लेकिन एक दूसरे क्षेत्र में रहे। कैसे, वो सब कहानियाँ भी समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो शिवाजी सेकंड इतने तक रहे। ठीक है, तो अल्पवयस्क हैं, बहुत छोटे हैं और इनके नाम से शासन चला रही ताराबाई। ठीक है, अब देखो क्या होता है। 1707 की ये कहानी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। देखिए, 1707 में
मैं कई बार बता चुका हूँ, औरंगजेब की डेथ हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु हुई। ध्यान से समझिए, क्योंकि अब बात बहुत समझने की है। हमें दिखेगा कि दो यहाँ पर माइंड दिखेंगे हमें, औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह के। आपको पता है औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, मैं मुग़लों का टॉपिक कवर करा चुका हूँ, मुग़लों का पतन में करा चुका हूँ, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। बहादुर शाह एक योग्य शासक था। औरंगजेब के बाद अगर कोई योग्य शासक था तो बहादुर शाह फर्स्ट था। बहादुर शाह जफ़र नहीं, जफ़र आखिरी शासक था जो 1857 की क्रांति में हारने के बाद जो है रंगून भेज दिया जाता है उसको, और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। वो दूसरा था बहादुर शाह जफ़र, लेकिन ये पहला है। औरंगजेब का पुत्र है बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है, असली नाम मुअज्जम था, ठीक। ये थोड़ा सा समझदार कह सकते हो आप शासक। इसने क्या किया कि औरंगजेब की डेथ 1707 में हो गई, अभी शासक बन गया, तो इसने क्या किया 1707 में ही इसने शाहू जी महाराज को छोड़ दिया, कैद में थे। अभी आप अगर भूल चुके हो तो अभी आप पीछे जाके देख सकते हैं। मैंने अभी इससे पहले अभी बताया कि शिवाजी के दो पुत्र थे, एक का नाम था संभाजी और एक का नाम था राजाराम फर्स्ट। राजाराम फर्स्ट तो ये रहे, पर इनसे पहले शासक कौन थे? संभाजी थे। और संभाजी को कैद कर लिया था औरंगजेब ने, ठीक है, कैद कर लिया था 1689 में। और कैद करने के बाद क्या किया कि उनके बेटे को भी कैद कर लिया। किसको? शाहू जी महाराज को भी कैद कर लिया। संभाजी की हत्या करवा दी, इन्हें कैद में रखा। औरंगजेब की डेथ के बाद ही बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या किया, शाहू जी महाराज को 1707 में फ्री कर दिया, ठीक है, फ्री कर दिया। इतिहास में हमेशा इसका जिक्र मिलता है कि इन्होंने फ्री किया था मराठों के साथ अपने संबंध अच्छे करने के लिए, मराठों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए शाहू जी महाराज को छोड़ दिया कैद से, ठीक है। था शांतिप्रिय था बहादुर शाह फर्स्ट, ज़्यादा खून खराबा, ज़्यादा ये सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था, अच्छा योग्य शासक था। लेकिन ये मुग़ल हैं, ठीक है, और मराठों से इनको हमेशा से ही एलर्जी रही है। मराठे बड़े शक्तिशाली थे, बड़े पराक्रमी योद्धा हुआ करते थे। तो अब यहाँ पे बहादुर शाह फर्स्ट को दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है। दूसरे एंगल से भी इतिहासकार बताते हैं कि शाहू जी महाराज को छोड़ने का एक रीज़न ये है कि अब वंश चल रहा है इधर से। राजा राम का बेटा है शिवाजी, जो कि भी 4 साल का था, उसी में उसको शासक बना दिया, अब उसके नाम से शासन चल रहा है। शाहू जी महाराज को छोड़ेंगे तो वही होगा, वही हुआ जो ये सोच रहे थे कि ऐसा होगा। क्या हुआ कि शाहू जी महाराज आए और 1707 में यहाँ पहुँचे अपने इन लोगों के बीच, और जाके बोला कि भैया मेरा अधिकार है मराठों की इस गद्दी पर, मराठों पर मेरा अधिकार है। तो यहाँ पर क्या आता है कि शाहू जी महाराज एंट्री करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इनके पक्ष में बहुत सारे लोग आए और 1707 में ही इन्होंने कमान संभाल ली मराठों की। लेकिन इनका क्या ये राजा के पद से हट जाएंगे? इतनी आसानी से कोई नहीं करता। आपस में फूट पड़ गई इनमें और मराठों का हो गया विभाजन। तो शाहू जी महाराज के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है कि विभाजन हो गया मराठों का विभाजन हो गया, ठीक है। 1707 में मराठों का विभाजन हो गया और इस विभाजन में 2 लोग सामने आए, एक तो शाहू जी महाराज का राज्य और एक आया शिवाजी सेकंड का। ये शिवाजी सेकंड का इतना कोई महत्वपूर्ण था नहीं, शाहू जी महाराज से ही आगे चलेगी कहानी। तो शाहू जी महाराज ने जो है सतारा पर अधिकार कर लिया था। सतारा पर अधिकार किया ना, जो मुख्य जो शाखा थी सतारा से शासन कर रही थी, सतारा को अपनी राजधानी बनाया, अधिकार कर लिया। तो ये लोग अपनी जगह छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले गए। इन्होंने कोल्हापुर को अपनी राजधानी बनाया, कोल्हापुर को राजधानी बनाया। किसने? शिवाजी सेकंड ने। तो अभी शिवाजी सेकंड क्या बोले, हम ताराबाई बोल सकते हैं, वही संभाल रही है सब कुछ, ठीक है। तो कोल्हापुर को राजधानी बनाया इस वाले हिस्से ने, और शाहू जी महाराज ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया, शासन शुरू कर दिया। 1749 तक इन्होंने शासन किया। शाहू जी महाराज के बारे में जो महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए, (1707 से 49), हाँ। तो महत्वपूर्ण क्या है इनके बारे में पढ़ने के लिए कि पहली बात तो ये है कि मराठों का विभाजन हुआ, ठीक, राजधानी सतारा हुई, ठीक है। तीसरी बात कि इन्होंने पेशवा पद बनाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेशवा का पद किसने बनाया? पेशवा पद बनाया इन्होंने शाहू जी महाराज ने। काय को बनाया, क्यों बनाया? तो देखिए 2 रीज़न से बनाया। प्रशासन में सहायता के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाने के लिए, प्रशासन में सहायता के लिए, ठीक। और दूसरा कारण था अपने शक्ति के विस्तार के लिए। पेशवाओं के पास काफ़ी पावर्स हुआ करती थी,
ये पावर दी शाहू महाराज ने, और इसी तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुदृढ़ बनाया और शक्ति में प्रसार के लिए, शक्ति में विस्तार के लिए कह सकते हैं कि जो छत्रपति या छत्रसाल को जो रिप्रेजेंट करेगा वो पेशवा होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था, ये शक्तिशाली व्यक्ति को, जो पावरफुल व्यक्ति होता था, जो योग्य व्यक्ति होता था, युद्ध कुशल व्यक्ति होता था, उसी को पेशवा का पद दिया जाता था। और इसी फेर में जो इन्होंने अपना पहला पेशवा बनाया वो बनाया था बालाजी विश्वनाथ को। ये 1713 से 1720 तक पेशवा रहे, ठीक है, पहले पेशवा। ध्यान रखिएगा, पेशवाओं को हम अलग से पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा पेशवा होगा। पेशवाओं के बाद हम अंग्रेजों के और मराठों के बीच के युद्ध को पढ़ेंगे, पानीपत का युद्ध पढ़ना है, उसके बाद अंग्रेजों और मराठों की जो है वॉर पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कैसे मराठों का पूरा साम्राज्य अंग्रेजों के पास चला गया, और मराठे ही अंग्रेजों के सामने एक बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी चुनौती थी, और जब अंग्रेजों ने इन पर कब्जा कर लिया तो समझ लीजिए कि लगभग संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। फिर हम उसके बाद पंजाब को पढ़ेंगे, राजा रणजीत सिंह को, ठीक है। तो पेशवा को हम आगे के लिए छोड़ देंगे। फिलहाल हमने ये बात जान ली कि अपना पहला पेशवा बनाया ना बालाजी विश्वनाथ, बहुत योग्य व्यक्ति थे साम्राज्य विस्तार के इनके माध्यम से, ठीक है, शाहू जी महाराज ने। और शाहू जी महाराज की 1749 में जब डेथ होगी तो राजाराम सेकंड, जो कि शिवाजी सेकंड के बेटे थे, ठीक है, उधर से वो कोल्हापुर से अपना शासन चला ही रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं था, तो इन्हीं ने ही आगे कमान संभाली। 1749 से हम इनको ही गिनते हैं, 1749 से, और 1760 तक ये इन्होंने शासन किया। कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्होंने कुछ किया नहीं, तो इनके बारे में कुछ है नहीं जानकारी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया कि शिवाजी के बारे में एक दो बातें जान लीजिए। पहली बात, इन्हें भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है, ठीक है। अपनी नेवी को मजबूत बनाया, अपनी नेवी का निर्माण किया, उसे मजबूत बनाया। तो भारत में पहली बार नेवी जो दिख रही है वो शिवाजी के समय में दिख रही है। शिवाजी ने भारतीय नौसेना का जो है निर्माण किया, उस समय अपनी सेना में नौसैनिक भर्ती किए, ठीक है, नौसेना यानी कि नेवी, ठीक है। और दूसरा, इनके जो प्रशासन था, इनके प्रशासन में अष्टप्रधान हुआ करते थे। इनके प्रशासन में अष्टप्रधान हुआ करते थे। ये अष्टप्रधान कौन थे? ये 8 अधिकारी होते थे, 8 महत्वपूर्ण अधिकारी जो इनके प्रशासन को देखते थे, इनके प्रशासन में हेल्प करते थे, ठीक है। तो 8 अधिकारियों का जो इनका समूह था वो अष्टप्रधान कहलाता था, जो शिवाजी के 8 अधिकारी हुए थे अष्टप्रधान, ठीक है। तो शिवाजी से लेके हमने राजाराम सेकंड तक की कहानी देख ली। राजाराम सेकंड कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनके समय से ही हमको दिखेगा कि पेशवा पद अब जो राजा थे उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। तो हम एक एक करके सारे पेशवाओं को देखेंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण पेशवा का नाम अगर आपने सुना होगा, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, बाजीराव। लेकिन वो बाजीराव एक नहीं थे, बाजीराव उसके बाद भी हुए, तो बाजीराव फर्स्ट और बाजीराव सेकंड भी आता है उसके बाद, लेकिन बाजीराव फर्स्ट के ऊपर मूवी बनी है जिसका नाम था बाजीराव मस्तानी, ठीक है। क्या थी वो सारी कहानी, उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। और मराठों को ख़त्म करके हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग पंजाब को अगली वीडियो में शुरू कर दें, नहीं करेंगे तो अगली में कर देंगे। और इस तरीके से पंजाब के बाद हम लोग देख लेंगे कि भारत के संपूर्ण हिस्से पर, लगभग संपूर्ण भाग पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका है। और अंग्रेज़ों के अधिकार के बाद हम अंग्रेज़ों के एक्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। सारे एक्ट्स के बीच में ही हमें फिर बाकी की सारी कहानी सुनने को मिलेगी, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है जन्म, स्थापना हमको दिखेगी। और कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही सारी कहानी जो है एंडिंग की तरफ जानी शुरू होगी। कह सकते हैं कि मुख्य कहानी शुरू हो जाएगी और उसके बाद एंडिंग की तरफ ले जाएंगे अपने भारत के आधुनिक इतिहास को, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करिए, देखिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए। और कोई भी प्रश्न आपका होता है, जो चीज़ समझ में नहीं आती है, तो पहले तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखें, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। नहीं फिर भी आपको समझ में आता है या आपको नहीं देखनी है दूसरी बार वीडियो, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।